हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन किया था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में, ठीक है ना। हमने वहां पर लीनियर इक्वेशंस में दो टाइप्स के लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस एंड सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इनका सॉल्यूशन करने में हम लोग डिटरमिनेंट का उपयोग किया था, ठीक है गाइस। आज के इस लेक्चर में हम लोग दो नई बातें सीखेंगे। पहली बात तो ये कि मान लीजिए आपके पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास 3 इक्वेशंस हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। मतलब 2 वेरिएबल वाले 3 इक्वेशंस हैं, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कंसिस्टेंसी कैसे एग्जामिन करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात जो हमने पढ़ा था नेचर ऑफ सॉल्यूशन, हमने 3 प्रकार का पढ़ा था। उसमें पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो गाइज, यूनिक सॉल्यूशन में तो एक ही सॉल्यूशन होता है, दैट इज एक्स वाई जेड का सिंगल वैल्यू आता है। नो सॉल्यूशन में एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू नहीं आता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में एक्स वाई जेड के बहुत सारे वैल्यू आते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में कैसे हम लोग किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना गाइस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हम लोग एक अलग से नया पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करते हैं और सॉल्यूशन को न्यू पैरामीटर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। उस न्यू पैरामीटर के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए एक्स वाई जेड का वैल्यू इनफाइनाइटली मेनी प्राप्त होता है, ठीक है गाइस। इन दो बातों की चर्चा आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। पहली बात पर आते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा हो जबकि वेरिएबल की संख्या कम हो, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक है गाइस एग्जामिनेशन ऑफ फ्री इक्वेशंस, examination of 3 linear equations of 2 variables। तीन लीनियर इक्वेशंस हो और वेरिएबल 2 हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, मतलब कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करना है, ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, लेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये दूसरा है। और तीसरा इक्वेशन है a3x प्लस b3y इज इक्वल टू c3, ये तीसरा इक्वेशन है। ये 3 इक्वेशन का एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। और यहाँ आप देखेंगे, ठीक है ना कि नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैसा है। नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या 3 है, वेरिएबल्स की संख्या 2 है। तो ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। अब है कि इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है, ठीक है ना, एग्जामिन करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी। गाइस, जैसा कि ऊपर हमने लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में वेरिएबल 2 है, एक्स और वाई, जबकि इक्वेशन 3 है, ठीक है ना। ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, किसी भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, वहां से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिए और उसको तीसरे इक्वेशन में पुट करिए। अगर तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो जो एक्स और वाई का वैल्यू आपने प्राप्त किया है वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
अदरवाइज इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होगा। ये नॉर्मल तरीका है, जनरली इसको नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। डिटरमिनेंट इसमें यूज तभी हम करते हैं जब इसकी कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करना होता है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई, जबकि इक्वेशंस कितने हैं, 3 है, ठीक है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक डिटरमिनेंट बनाते हैं और तीनों अननोन्स का डिटरमिनेंट, मतलब x के कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। इस तरह से देखिए x का कोएफिशिएंट है a1 b1 सॉरी a1 a2 a3, y का कोएफिशिएंट है b1 b2 b3 और कांस्टेंट है आपके पास c1 c2 c3। ये हम एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं, ठीक है। अब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो ये जो 3 इक्वेशंस का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी कि अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो कंसिस्टेंट हो जाएगा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 0 ना हो तो ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर 2 पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। और पहला पॉइंट है आपका इफ डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, system of linear equations then the system of linear equations is consistent का मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट है आपका इफ determinant delta not equal to 0 then the system of linear equations is inconsistent। क्लियर हुआ। तो ये 2 बातें हैं यहाँ पर कि अगर आपके पास 3 लीनियर इक्वेशंस हो 2 वेरिएबल वाले तो आप क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को लेकर एक डिटरमिनेंट बना लेंगे। उस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट होगा। अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। गाइस हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है ना। कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 3 लीनियर इक्वेशंस है, वेरिएबल 2 है। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कंसिस्टेंसी एग्जामिन करना है कि ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि हम लोग इसके लिए एक डिटरमिनेंट लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लीजिए, ये आपका डिटरमिनेंट है, x के कोएफिशिएंट है 2 6 1, y का कोएफिशिएंट है 1 3 -1 और कांस्टेंट है आपके पास 13 18 -3। ये आपके पास डिटरमिनेंट हो गया। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है गाइस। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को या तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेरस डायग्राम से भी इसका वैल्यू इजी वे में निकाल सकते हैं। यहाँ पर R1 R3 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 0। और फिर देखिए यहाँ पर R2 में 3 है, अगर हम लोग क्या करें कि R3 में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो यहाँ भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आसानी से हम 2
जीरो निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं और पहला प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए R1 के जगह R1 प्लस R3 कर देते हैं एंड R2 के जगह क्या करते हैं कि देखिए R2 में जोड़ दीजिए 3R3 करके जोड़ दीजिए। R3 में 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में जोड़ दीजिए। तो देखिए गाइस क्या हो जाएगा, अब इसको इसमें सॉरी R3 को R1 में जोड़ना है तो 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और -1 को +1 में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और -3 को +13 में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए R3 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, R2 तो एज इट इज हो जाएगा 6 3 18। ठीक है, सॉरी R2 पर ही ऑपरेशन करना है। तो पहला काम कीजिए कि R3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ हो गया 3 और 3 को 6 में जोड़ेंगे तो हो गया 9। यहाँ देखिए -1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3 और -3 को +3 में जोड़ेंगे तो 0 और यहाँ पर देखिए -3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 और -9 को +18 में जोड़ेंगे तो +9 हो जाएगा और यहाँ R3 आपका एज इट इज हो गया 1 -1 और -3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 लगातार 0 आ गया। तो गाइज ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड रो कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग -1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। तो गाइज कितना हो जाएगा -1 और इसका जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है ना, इस -1 का जो लोकेशन है उसके हिसाब से इसका साइन नेगेटिव होता है। तो माइनस और माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा, 1 हो गया और 1 से पास होने रो कॉलम को हटा दिया तो बच गया 3 और 9 और इधर बच गया 10 और 9। तो देखिए 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए 3 में 9 से गुना किया तो 27 हो गया और 10 में 9 से गुना किया तो -90 हो गया। तो आप देखिए जरा ध्यान से, इसको आप घटा लीजिए तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और फिर आपका ये आपका हो गया 8 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 और ये आपका हो गया -63। ठीक है, और ये आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो डिटरमिनेंट डेल्टा का वैल्यू आया वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि देयरफॉर द सिस्टम क्या हो जाएगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। कैसा हो गया आपका, इनकंसिस्टेंट। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था वो आपका इनकंसिस्टेंट हो गया। ओके, चलिए इसको जरा लिख लीजिए। तो गाइस दूसरी बात जो मैंने कहा था कि जब आपके पास इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का केस आ जाए तो आपको क्या करना है कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के केस में एक अनदर पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करते हैं और जो वेरिएबल है, जो सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं वो उसी पैरामीटर के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है गाइस, कब करते हैं, जब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का केस आ जाए। अभी तक हम लोग क्या करते थे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के केस में हम लोग लिखते थे कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, वी गॉट डेल्टा इज इक्वल टू 0 as well as delta 1, delta 2, delta 3 are also 0, then therefore the system of linear equations has infinitely many solution and it is said to be consistent। अभी तक हम लोग ये करते आए हैं। ठीक है गाइस, infinitely many solution के केस में अब ये नहीं करना है। ठीक है ना, ये तो लिखना ही है। इसके लिखने के बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग एक अनदर पैरामीटर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस एग्जांपल को करने के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम लोग एक दूसरा पैरामीटर लेते हैं और जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग उस पैरामीटर के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पर हमने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है। ठीक है ना, इसको पहले कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी सॉल्यूशन करेंगे।
इन द केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको करते हैं गाइस। तो इसको करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है, यहाँ पर वेरिएबल के कोफिशिएंट का एक डिटरमिनेंट मान लेते हैं। ठीक है ना। और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं और उसी वैल्यू से, इस डिटरमिनेंट के वैल्यू से ही पता चलता है कि ये जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग डिटरमिनेंट लिखते हैं, फिर इसका वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। तो देखिए x का कोएफिशिएंट है 1 2 5, y का कोएफिशिएंट है 1 1 4, z का कोएफिशिएंट है -2 -3 और -9। ये है। अब इसका इवैल्यूएशन करना है गाइस। तो इवैल्यूएशन मैंने कहा था कि आपको जो आसान लगे, जिससे भी आप जल्दी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, वो तरीका अपनाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग सैरस डायग्राम या फिर रो बाय कॉलम या कॉलम बाय रो, वो जो हम लोग करते थे इवैल्यूएशन, उसको ना करके यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से इसका वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये R1 R2 और R3 ये इसके तीनों रोज हैं। ठीक है ना गाइस। यहां ध्यान दीजिए, R1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और R2 में इसको घटा ले तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार R1 में 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में से घटा ले तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो हमारा काम होता है, दिमाग में सबसे पहली बात ये रहनी चाहिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी लगाकर किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं, तो पहली बात दिमाग में ये होनी चाहिए कि किसी रो या कॉलम के लोग मैक्सिमम 0 बना दें। ठीक है ना। ऐसा करने से उस डिटरमिनेंट के वैल्यू इजी वे में हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर है गाइस। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ऑपरेशन कर लेते हैं, और ऑपरेशन है R2 पर करेंगे। और R2 पर क्या करेंगे, R2 में से घटाना है आपको 2R1। R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए, एंड फिर R3 पर एक ऑपरेशन करेंगे, और ये ऑपरेशन होगा R3 माइनस 5R1। R1 में 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में से घटा लीजिए। ठीक है गाइस। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए जरा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 2 घटाएंगे, सॉरी पहला रो तो आप एज इट इज लिख देंगे 1 1 -2। दूसरे रो पे ऑपरेशन करना है। तो देखिए पहले रो में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें घटाया तो 2, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में से 2 घटाया तो हो गया 0। फिर देखिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और फिर उसको 1 में से घटाएंगे, तो 2 को 1 में से घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 से -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और -4 को घटाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो -3 और +4 करेंगे तो वैल्यू हो गया 1। फिर देखिए R1 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया हो गया 5, और 5 को 5 में घटाया हो गया 0। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया हो गया 5, और 5 को 4 में से घटाया तो हो गया -1। और यहाँ देखिए -2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -10, और -10 को -9 में से घटाएंगे तो +10 हो जाएगा। तो +10 और -9 +1 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 0 आ गया। अब इसको इजीली हम लोग ऐसे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हटा दीजिए, तो इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जरा, 1 है, 1 का साइन पॉजिटिव होता है तो 1 हो गया, और 1 से पास होना रो कॉलम को हटा दीजिए तो -1 -1 1 1 हो गया। ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही वैल्यू होगा जितना इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। तो गाइस देखिए, -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1, और फिर -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1, लेकिन जब घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो -1 +1 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू हो गया 0। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 0। ठीक है। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। क्लियर है गाइस। अब देखिए, अभी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे कि होमोजेनियस के केस में, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के केस में
जब डेल्टा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो सिस्टम का जो नेचर होता है, सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो आपका नॉन ट्रिवियल होता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ homogeneous linear equations has non-trivial solutions, ठीक है। therefore non-trivial का मतलब होता है that is the system has infinitely many solution, ठीक है गाइस। अब मेनी सॉल्यूशन का केस आ गया आपके पास, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करता है एक्स वाई जेड का, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाता था तो हम लोग बोलते थे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट करेगा एक्स वाई जेड का, ठीक है। और इसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो तो हम लोग क्या करते हैं कि अनदर पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करते हैं और वेरिएबल का वैल्यू उसी पैरामीटर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। यहीं तक लिख कर आपको नहीं छोड़ना है, अब थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है, क्लियर है गाइस। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन इक्वेशंस को जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करने का मतलब है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं ताकि पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करने में आसानी हो जाती है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा लेंगे, ठीक है ना। नाउ क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 2 है आपका 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 था। और इक्वेशन 1 है आपका x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे साइन चेंज हो जाएगा, x का साइन नेगेटिव हो गया, y का साइन नेगेटिव हो जाएगा, 2z का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्लस माइनस y कैंसिल हो गया और यहाँ 2x में से x घटाएंगे तो x हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस 3z में से माइनस 3z प्लस 2z करेंगे तो माइनस z हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो गाइस z को इस तरफ लाइए तो यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू z, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस x की वैल्यू x इज इक्वल टू z को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू z इन इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो देखिए x के जगह z हो जाएगा तो ये हो गया आपका 5z और प्लस 4y और फिर माइनस 9z इज इक्वल टू 0। तो देखिए 5z माइनस 9z करेंगे तो माइनस 4z हो जाएगा। तो और आप लिख सकते हैं 4y माइनस 4z इज इक्वल टू 0, और 4z को आप इस तरफ लाइए तो 4y इज इक्वल टू 4z हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये आपका y इज इक्वल टू z हो गया। ये आपका 6 नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर x इज इक्वल टू z आपने निकाला था, यहाँ y इज इक्वल टू z निकाला था। तो देखिए इन दोनों से आप चलेंगे, सो फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, क्योंकि x z के बराबर है, y भी z के बराबर है, तो x y और z तीनों आपस में बराबर होगा गाइस। अब हमारा काम है एक अनदर पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू t मान लिया, t के जगह कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी पैरामीटर अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेम्डा कुछ भी पैरामीटर आप ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो x इज इक्वल टू t हो गया तो y का वैल्यू भी t हो जाएगा और z का वैल्यू भी t हो जाएगा ना। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू t एंड z इज इक्वल टू t।
तो ये आपका इस अब यहाँ पर t के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए x y z का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्राप्त होगा। तो t के मेनी वैल्यूज के लिए ये x y z का वैल्यू इनफिनिटली मेनी आएगा और इस प्रकार से आपका जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है उसका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा गाइस। सो हम लिखते हैं सो फॉर different values of t we get many number of values of x y एंड z। t के डिफरेंट वैल्यूज के लिए x y z का बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। और इतना लिख कर हम लोग आंसर कर देते हैं इसको, ठीक है गाइस। तो ये था तरीका कि जब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी x y z है उसको एक अनदर पैरामीटर के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं और उस पैरामीटर का डिफरेंट वैल्यू के लिए वेरिएबल का डिफरेंट वैल्यू आएगा, मतलब बहुत सारा वैल्यू आएगा और इस प्रकार से ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका बहुत सारा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है गाइस। चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और इसको भी हम लोग वही केस लगाएंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन ही इसका सॉल्यूशन आएगा, समझे ना। और यहाँ भी हम काम क्या करने वाले हैं, एक अनदर पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करेंगे और एक्स वाई जेड को उसके टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो गाइस इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट लिखते हैं और फिर हम लोग 3 डिटरमिनेंट और लिखेंगे। क्योंकि 3 वेरिएबल वाला ये सिस्टम है तो एक तो डिटरमिनेंट हो जाएगा वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट और बाकी 3 डिटरमिनेंट हम लोग और लिखेंगे, ठीक है ना। और उसका तरीका हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि बाकी जो डिटरमिनेंट्स होते हैं उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ बारी बारी से। तो गाइस यहाँ देखिए डेल्टा और डेल्टा हो जाएगा आपका यहाँ पर वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट। तो गाइस देखिए x का कोएफिशिएंट है 3, 1, 6 और फिर देखिए y का कोएफिशिएंट है -1, 2, 5 और z का कोएफिशिएंट है 4, -3, -5। ये आपका हो गया डेल्टा। और इसको जरा सोल्व कर लेते हैं क्योंकि सोल्व करते चलेंगे तो आगे आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको जरा सोल्व करते हैं। देखिए अगर हम लोग R1 में, ये R1 है आपका, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। तो मैं कह रहा था कि अगर हम लोग R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में से घटा लें तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। और R2 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके R1 को घटा ले तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन कर लेते हैं, पहले R2 पर करते हैं और R2 में क्या करना है कि 3R2 और -R1 कर लीजिए। R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R1 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा ऑपरेशन R3 पर करना है और R3 पर क्या करना है, R3 में से घटाना है R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2R2 लिख देंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए R1 को तो एज इट इज लिख देंगे 3 -1 4 और R2 के जगह अब क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया और 3 में से 3 घटाया 0। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6 और 6 में से -1 को घटाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये आपका 7 हो गया। और -3 में 3 से गुना करेंगे तो -9 हो गया और -9 में से 4 घटाएंगे तो -9 और -4
13 हो गया आपका, ठीक है ना। फिर देखिए अब R3 पर क्या होगा, यहाँ 6 है और इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 को 6 में घटाएंगे 0। फिर देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा और उसको घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो 5 और +2 हो गया 7। और यहाँ -5 है और यहाँ देखिए 4 है, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 8 और उसको घटाएंगे तो हो जाएगा -8, तो -5 और -8 हो गया -13, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए 2 0 यहाँ पर आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए तो 3 का साइन पॉजिटिव होता है और इससे पास होना रो कॉलम 7 7 और इधर -13 क्लियर है गाइस। तो ये हो गया 3 और ये 7 में गुना करेंगे -13 से तो -91 हो गया और फिर 7 में -13 से गुना करेंगे तो -91 और उसको घटाएंगे तो +91 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ देखिए -91 +91 कट गया, 0 हो गया और 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। तो गाइस यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपका वैल्यू देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू हो गया 0, ठीक है ना, डेल्टा का वैल्यू आपका आ गया 0। अब आपका काम क्या है कि 3 और डिटरमिनेंट निकालना है। जब डेल्टा 0 आ जाए, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। जब डेल्टा 0 आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, 3 और डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, क्या करना होता है, डेल्टा में जहां ये डेल्टा डिटरमिनेंट है इसमें x के कोफिशिएंट के जगह कांस्टेंट को रिप्लेस करना होता है। तो चलिए इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो 316 को रिप्लेस करेंगे 3 -2 -3 से, तो 3 -2 -3 से रिप्लेस हो गया और y और z का कोफिशिएंट एज इट इज हो जाएगा -1 2 5 और ये हो गया आपका 4 -3 -5, ये हो गया आपका, क्लियर है ना। अब देखिए अब आपका काम है इसको भी सॉल्व करना। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से जो है ना प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल है कि R3 में, यहाँ ध्यान दीजिए, R3 में अगर हम लोग R1 को जोड़ दें तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और R1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें और R2 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो गाइस एक ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन कहाँ करते हैं, R2 पे कर लेते हैं। R2 पर कौन सा ऑपरेशन करते हैं, देखिए R2 पर कर लेते हैं, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3R2 और प्लस 2R1, R1 में 2 से और R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। एंड दूसरा ऑपरेशन क्या करेंगे, सिंपली R3 पर कर लेते हैं और ये हो जाएगा R3 में R1 को जोड़ दीजिए तो 0 हो जाएगा। सो गाइस देखिए यहाँ आपका वैल्यू हो जाएगा आपका डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू, अब हो जाएगा R1 को एज इट इज लिख दीजिए 3 -1 4 और यहाँ देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये +6 और ये -6 जोड़ेंगे तो हो गया 0। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, तो 6 में -2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो गया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, तो -9 + 8 करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें सिंपली जोड़ देना है R3 पर, तो +3 -3 यहाँ 0 हो गया और यहाँ देखिए +5 है और -1 ये आपका 4 हो गया और फिर देखिए यहाँ पर आपका -5 और +4 -1 हो गया, ये हो गया आपका। अब फिर से देखिए 2 0 आ गया ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए तो 3 हो गया और इनटू इससे पास रो कॉलम हटाएंगे तो ये आपका हो गया
4 4 -1 और इसको कैलकुलेट कर लीजिए जरा 3 इंटू और ये 4 में -1 से गुना करेंगे -4 और फिर 4 में -1 से करेंगे -4 लेकिन घटाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो ये प्लस -4 कैंसिल, तो 3 में 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि डेल्टा 1 का वैल्यू 0। तो ये आपका तीसरा था, चौथा निकाल लिया था, ये पांचवा इक्वेशन हो गया आपका। सिमिलरली अब डेल्टा 2 का वैल्यू निकालिए। तो डेल्टा 2 में क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट के जगह कांस्टेंट को रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 1 6 और -1 2 5 और 4 -3 -5 ये हो गया। और गाइस इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपका 0 ही आएगा। ये आपका 6 हो गया। इसी प्रकार से आप डेल्टा 3, ये आसान है, इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, हमने करके देखा हुआ है। डेल्टा 2 का वैल्यू 0 आता है, डेल्टा 3 का वैल्यू 0 आता है। इसलिए भी कि मैंने आपको कहा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में आपको ये एग्जांपल करवा रहा हूं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में हम लोग जो एक्स वाई का वैल्यू है वो एक अनदर पैरामीटर के केस में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये तो वैल्यू 0 होना ही चाहिए ना। ऐसे भी आप कॉमन सेंस की बात करें तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 होगा और डेल्टा भी 0 होगा, तभी जाके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस आएगा। समझ रहे हैं ना। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। डेल्टा 2 और डेल्टा 3 और डेल्टा 1 तीनों का वैल्यू 0 होगा। देखिए डेल्टा 3 निकाल लेते हैं। डेल्टा 3 में क्या करते हैं कि z के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया 3 1 6 और -1 2 5 और ये यहां पर कांस्टेंट आप रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -2 और -3, ठीक है ना। सॉरी, इसमें डेल्टा 2 में आपका y के कोएफिशिएंट के जगह कांस्टेंट को रिप्लेस करना था, तो 3 -2 और -3 ये था आपका, ठीक है ना। तो गाइस इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, we see that, देखिए यहां पर लिखेंगे we see that क्या डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0। और ये केस क्या होता है, ये केस होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस। तो हम लिखते हैं द सिस्टम ऑफ नॉन homogeneous linear equations has infinitely many solution। पहले हम लोग क्या करते थे, यहीं तक लिख देते थे और एक लाइन और लिखते थे एंड इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है ना। अब हम लोग को ये तो लिखना ही है, इसके आगे भी थोड़ा बढ़ना है, ठीक है ना, ठीक है। और यहां पर लिख देंगे एंड इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है गाइस। तो यहां तक तो हो गया। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। लिखिए। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो हमारे पास 3 नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर दें। मतलब 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और 2 के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है ना। एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इसके लिए देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, y का कोएफिशिएंट 2 है और यहां पर कोएफिशिएंट 1 है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, नाउ ऑपरेट
1 इंटू 2 प्लस 2, मतलब इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 को ऐड कर दीजिए। तो देखिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x और माइनस 2y और प्लस 8z और इज इक्वल टू 6, और इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ax प्लस 2y और माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दीजिए। जब ऐड कर देंगे तो ये देखिए प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया और 6x और x मिलकर हो जाएगा 7x और 8x में से 3x घटाएंगे तो प्लस 8z में से 3z घटाएंगे तो प्लस 5z हो जाएगा और यहाँ पर जोड़ेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7x को उधर ले जाते हैं तो 5z इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 7x और यहाँ से z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इधर लाएंगे तो z का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 7x बाई 5 और ये आपका इक्वेशन नंबर 7 हो गया। ठीक है ना, 6 इक्वेशन उधर बन चुका था तो z को हमने x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब क्या करेंगे कि z का वैल्यू इक्वेशन नंबर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए तो y को भी x के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नाउ लिखेंगे हम लोग, नाउ पुट z इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6x और प्लस 5y और माइनस 5 और z का वैल्यू है 4 माइनस 7x बाई 5, ये आपका हो गया और इतना इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हो गया आपका 6x प्लस 5y और माइनस हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया 7x। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो देखिए ध्यान से, अब हो गया यहाँ पर 6x और 7x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13x, तो ये हो गया आपका 13x प्लस 5y और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए z एलिमिनेट हो गया गाइस। अब y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना है, 4 को भी इधर ले जाएंगे और 13x को भी ले जाएंगे तो और लिख सकते हैं 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 13x और यहाँ से देखिए 5 को इस तरफ लाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हो गया आपका 4 माइनस 13x बाई 5 और ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया। क्लियर है गाइस। अब हमने देखिए z को और y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है तो इन दोनों इक्वेशन को देखने से पता चलता है कि अब हम लोग एक जो है पैरामीटर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वो इन दोनों इक्वेशन को देखने से पता चल रहा है कि अगर x का वैल्यू हम लोग कोई अनदर पैरामीटर मान ले तो y और z भी उसी टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम लोग अब क्या करते हैं, नाउ लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू t। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया। तो देयरफॉर देखिए ध्यान से, y का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 13t बाई 5 और z का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 7t बाई 5। देख रहे हैं, तो x, y और z का वैल्यू जो है यहाँ पर निकल गया आपका और यही आपका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन हो गया, x, y, z का वैल्यू। अब यहाँ पर t के डिफरेंट वैल्यू के लिए, ठीक है ना, t के किसी भी रियल वैल्यू के लिए या t के रियल वैल्यू के लिए x, y, z का वैल्यू इनफिनिटली मेनी निकलेगा। ठीक है ना, जो कि इसके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ t का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं तो x, y, z का कुछ भी वैल्यू आएगा, मतलब x, y, z का वैल्यू भी इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन होगा फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ t। क्लियर है गाइस। तो इस प्रकार से हम लोग इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन को हम लोग एक अनदर पैरामीटर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है गाइस।
तो ये आपका केस क्लियर हो गया कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस किस प्रकार लिखते हैं। ओके, चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अगला एग्जाम्पल है, अब हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं। अब यहां पर वो कंसेप्ट हम लोग छोड़ दिए, ठीक है ना, मतलब जो समझना था आपको कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के केस में कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं, और फिर मैंने बताया कि 3 इक्वेशंस हो और वेरिएबल की संख्या 2 हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। अब ये अनदर एग्जांपल है, ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है ना। देखिए अब ये है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये यहाँ पर आपका होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। कह रहा है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है, तो लेम्डा का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है गाइस। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, पहला काम तो हम लोग वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट मान लेते हैं, और ये आपका हो जाएगा x का कोफिशिएंट है 3, 1, 6, y का कोफिशिएंट है -1, 2, 5 और z का कोफिशिएंट है 4, -3 लेम्डा, ये दिया हुआ है। और हम जानते हैं, यहां लिखेंगे वी नो दैट फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या जानते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0। ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। सो गाइस क्या हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा आपका डेल्टा का वैल्यू है 3, 1, 6, -1, 2, 5 और ये हो गया 4, -3 लेम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इवेल्युएट करके लेम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा लेम्डा का वैल्यू, कैसे इवेल्युएट करेंगे, काम वही कर लेते हैं हम लोग। देखिए या इसको हम लोग ऐसा करते हैं, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा 2, 5, -3 लेम्डा, फिर है -1 और -1 का साइन नेगेटिव होगा तो माइनस प्लस हो गया, ये 1 हो गया, और इनटू इससे पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए 1, 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया था तो 2, 5 -3 लेम्डा, ठीक ही था। और यहाँ पर हो जाएगा 1, 6 और ये हो जाएगा आपका सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो का हटाया तो 1, 6 और 3 -3 लेम्डा, और फिर तीसरा एलिमेंट है 4 का साइन पॉजिटिव होता है तो 4 हो गया, और फिर आपका ये हो गया 4 से पास रो कॉलम को हटा दीजिए तो ये हो गया 1, 6, 2, 5 और इतना इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। यहाँ देखिए 2 में लेम्डा से गुना करेंगे तो ये हो गया 3 × 2 लेम्डा, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 15, -3 है तो -15 को घटाएंगे तो +15 हो गया, और यहाँ 1 से गुना करेंगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये हो गया लेम्डा, और इसको इसमें गुना करेंगे तो -18 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो +18 हो जाएगा, और यहाँ देखिए +4, और यहाँ 1 में 5 से गुना किया तो 5 और 6 में 2 से गुना किया तो -12, तो ये हो गया 5 - 12 इज इक्वल टू 0। जरा इसके ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो देखिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया 6 लेम्डा प्लस 15 में 3 से किया 45 और प्लस लेम्डा प्लस 18, और यहाँ देखिए 5 में से 12 को घटाएंगे, 5 में से 12 घटाएंगे तो 5 में से 12 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, और -7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए लेम्डा और लेम्डा
6 लेमडा को जोड़ेंगे तो 7 लेमडा हो गया। और यहां देखिए 45 और 18, 45 और 15 हो गया 60 और 63, 63 में से 28 को घटा लीजिए तो ये बचेगा, 63 में से 28 को घटा लेंगे तो 13 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और ये हो गया 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 35 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 35 इज इक्वल टू 0। क्लियर है गाइस? 7 लेमडा प्लस 35 इज इक्वल टू 0। 35 को आप इधर लाइए तो 7 लेमडा इज इक्वल टू -35, और यहाँ 7 से 35 आपका कट जाएगा 5 टाइम्स, तो देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू -5। क्लियर है? तो इस प्रकार से लेमडा के वैल्यू -5 के लिए ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन था ये आपका क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ठीक है गाइस? चलिए इसको जरा लिख लीजिए आप। तो गाइस एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आईडी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस ay इज इक्वल टू 0, az प्लस y इज इक्वल टू 0, ax प्लस z इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट। और a का वैल्यू यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, -1, 1, 0 और नो रियल वैल्यू। ठीक है गाइस, यहाँ ध्यान देंगे आप तो यहाँ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है आप देखेंगे 3 वेरिएबल यूज है। कहीं आप कंफ्यूज मत होना कि 2 वेरिएबल में 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, वो कंसेप्ट यूज नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, जो आज मैंने अभी डिस्कस किया था बिगिनिंग में, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, x भी है, y भी है और z भी है। क्लियर है ना? यहाँ 2 वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को 3 वेरिएबल के टर्म में पहले एक्सप्रेस कर लेंगे। कैसे एक्सप्रेस करेंगे जरा देखिए। पहला जो इक्वेशन है उसको हम ये लिख सकते हैं, x प्लस ay प्लस 0z, 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। दूसरे इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं गाइस, देखिए x वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस y क्या है, y है, और प्लस az इज इक्वल टू 0। और तीसरा इक्वेशन है, देखिए इसमें y वाला टर्म नहीं है, इसको लिखेंगे ax और प्लस 0 इंटू वाई और प्लस z इज इक्वल टू 0। ये आपके 3 इक्वेशंस बनेंगे। क्लियर है ना? अब देखिए 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपका होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना? तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब मिलता है आपको? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब है कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है। ठीक है ना? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के केस में लिखा हुआ है। इसका मतलब होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल है। और नॉन ट्रिवियल के केस में क्या होता है गाइस, जो वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 होता है। ठीक है ना? सो यहां पर हम लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। और डिटरमिनेंट क्या होगा, वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। तो देखिए यहां से x का कोफिशिएंट क्या है, 1 0 a। फिर देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, a1 0, a1 0। और z का कोफिशिएंट क्या है, 0 a1, 0 a1, और इतना इज इक्वल टू 0। अब इसको आप किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए या साइरस डायग्राम लगा लीजिए। चलिए यहाँ लगा के दिखा देता हूँ। देखिए पहले तीनों रो को लिख लीजिए, यहाँ साइड में कर देता हूँ। तो देखिए पहला तीनों रो हो गया 1 a 0 0 1 a
A0 1, फिर 2 रो ऊपर से उतार दीजिए तो 1A 0 और 0 1A, ठीक है। 3 डायगोनल बनाइए ऊपर से नीचे और 3 डायगोनल बनाइए नीचे से ऊपर, ठीक है गाइस, इस तरह से। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करिए जरा, 1 1 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 1, ठीक है ना। और फिर 0 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ए में मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब, और इन तीनों को जोड़ दीजिए तो इन तीनों को जोड़कर वैल्यू हम लिखते हैं p, तो क्या हो गया 1 प्लस a क्यूब प्लस 0, p का वैल्यू हो गया, तो हो गया p का वैल्यू 1 प्लस a क्यूब, ठीक है ना। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू 1 इंटू 0 तो 0 हो गया, फिर 1 इंटू 0 इंटू a 0 हो गया, और फिर 0 इंटू a इंटू 1 फिर 0 हो गया, और इन तीनों को जोड़ के हम लोग क्या लिखते हैं n, और n का वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, तो n का वैल्यू 0 हो गया। सो गाइस यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा p माइनस n, और ये पहले से 0 दिया हुआ है, p का वैल्यू निकल गया 1 प्लस a क्यूब और माइनस 0 इज इक्वल टू 0, n का वैल्यू 0 है तो 1 प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 1 को इस तरफ लाइए तो a क्यूब लिख सकते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो देखिए जब पावर सेम हो तो शॉर्ट हैंड इंडिसेस से हम जानते हैं कि पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो गाइस a का वैल्यू कितना हो गया -1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए a का वैल्यू कितना आ गया -1। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या है, आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो क्वेश्चन में अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा बदल देता है, क्योंकि आईआईटी है तो आईआईटी कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाता ही है ना, इसलिए यहाँ पर आपको केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, फिर आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन पर हम कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब जाके आपका राइट कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्लियर है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए, और इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग एंड कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।